मॉर्निंग स्टूडेंट। 11th क्लास में बेटा जो लेक्चर कंप्लीट हुआ था उसमें मैंने आपको मोमेंटम पढ़ा दिया था, ठीक है। मोमेंटम जनरली क्या होता है कि P = mv होता है। P = mv का मतलब है यहाँ पे कि किसी ऑब्जेक्ट के मास को उसके मोशन के ड्यूरिंग जो वेलोसिटी होती है उससे मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ टॉपिक्स है कि आपने अभी तक फोर्स रिलेटेड थ्योरी को डिस्कस नहीं किया। क्लियर? इनर्शिया आपका कंप्लीट हो गया था, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो लेट वी विल स्टार्ट नाउ द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। आज का टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। देखिए बेटा, इसको नोट करेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। देखिए, गैलीलियो की जो थ्योरी थी उसको एक्सपेंड कर कर और अपने जो साइंटिस्ट थे न्यूटन बाबा, सर आइजैक न्यूटन, 1872 में इन्होंने नंबर ऑफ 3 लॉज को कॉम्प्रोमाइज किया। कंपाइलिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ 3 लॉज इज गिवन बाय द बेसिक थ्योरी ऑफ मोशन। क्लियर? तो जो मोशन की बेसिक थ्योरी थी वो पहले अरस्तु से स्टार्ट हुई, अरस्तु फेल हो गए, गैलीलियो ने को फेल किया, ठीक है। गैलीलियो थ्योरी पे डिस्कस किया, सोचा समझा न्यूटन ने। न्यूटन को बहुत ज्यादा टाइम लगा था मोशन की डिस्कवरी करने में, तो इन्होंने जो रूल्स रेगुलेशन दिए, तो देयर आर द नंबर ऑफ 3 लॉज। पहला जो रूल है वहां पे आपको लिखा जाएगा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। उसके बाद सेकंड लिखाया जाएगा न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट सेकंड हो गया, थर्ड लिखाया जाएगा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तीनों लॉ अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। क्लियर? दैट इज द मोस्ट कॉमन थ्योरी ऑफ मैकेनिक्स। क्योंकि अभी तक आपको जो पढ़ाया था वो तो आपको केवल मोशन पढ़ाया है, लेकिन मोशन किस बेस पे होती है, क्यों होती है, उसका डिस्क्रिप्शन आज स्टार्ट होगा। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इस थ्योरी के रिगार्डिंग आपको केवल इनर्शिया डिस्कस करना है। ये किससे रिलेटेड है? टोटली इनर्शिया से रिलेटेड है। एन ऑब्जेक्ट हैव टेंडेंसी टू स्टे इन रेस्ट और स्टे इन मोशन अनलेस द एप्लीकेबल एक्सटर्नल फोर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखता है, और कब तक कंटिन्यूटी बनाए रखता है? जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो, तब तक। क्लियर? और जैसे ही एप्लीकेबल फोर्स अप्लाई हो जाएगा बेटा, वो उसकी पोजीशन को क्या कर देता है? चेंज कर देता है। क्लियर? तो आई होप इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, ये उसी का पार्ट है। आई कैन एक्सप्लेन टुडे ऑलरेडी अगेन। फर्स्ट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब क्या होता है। अब देखिए मैं डायग्राम में समझा रहा हूं, ठीक है। अब जैसे मान लो बेटा ये बस है, क्लियर? इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब क्या होता है? यहां पे मैंने एक सीट बना दी, ये बस के अंदर सीट है, यहां पे किसी पर्सन को आपने बिठा दिया है, ये मैंने पर्सन को बिठा दिया है। क्लियर? जूम करके देख सकते हो आप वीडियो में, यहां पे कोई पर्सन बैठा हुआ है। ओके, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है इफ एन ऑब्जेक्ट प्रेजेंट टू बी रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो इट्स हैव टेंडेंसी टू स्टे इन रेस्ट, इट्स हैव tendency to stay in
रेस्ट, वो किस में रहने का ट्राई करेगा, वो रेस्ट में रहने का ट्राई करेगा। क्लियर? अनलेस वी कैन अप्लाई द एक्सटर्नल फोर्स, जब तक हम बाह्य फोर्स नहीं लगाएंगे। अब जैसा मान लो आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, क्या लगाया? एक्सटर्नल फोर्स। ठीक, अगर आपने इसमें एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो इसका मतलब दिस बस इन कन्वर्ट इनटू द मोशन, ये बस चलने लग जाएगी। क्लियर? अब ये बस चलने लगी, इसका मतलब क्या है कि लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी विल कनेक्टेड टू द सीट। तो जैसे सीट मूव होगी तो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी भी क्या रहेगा, मोशन में रहेगा। बट अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, देखिए अपर पार्ट ऑफ द बॉडी किसमें है, रेस्ट में। तो वो किस में रहने का ट्राई करेगा, वो रेस्ट में रहने का ट्राई करेगा। किस में रहने का ट्राई करेगा बेटा, रेस्ट में रहने का। इसका मतलब क्या होगा, द बॉडी फॉल्स बैकवर्ड, वो पीछे की ओर क्या होगी, झुकेगी। ठीक है, इसका मतलब इनर्शिया ऑफ रेस्ट में क्या होती है, जब अचानक गाड़ी स्टार्ट हो जाती है तो आप पीछे की ओर जाते हो। क्लियर? जैसा मान लो राइडर वाला केस है, अ राइडर सिट ऑन अ हॉर्स। क्लियर? अब हॉर्स अचानक क्या करने लग जाए, राइडिंग करने लग जाए। तो जैसे मान लो आप खुद राइड कर रहे हो तो आप कहां झुकोगे बेटा, बैकवर्ड, पीछे की ओर झुकोगे, क्योंकि लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी इज कनेक्टेड ऑन द हॉर्स, वो तो हॉर्स के साथ कनेक्ट हो गया। क्लियर? लेकिन अपर पार्ट ऑफ द बॉडी इज फ्रीली, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी क्या है बेटा, कंप्लीटली फ्री है, तो आप बैक साइड झुकोगे। इसका रिवर्स केस होता है इनर्शिया ऑफ मोशन। जैसे मान लो ये बस, ठीक है, बस इन मोशन, बस कहां है, मोशन में। देखिए बेटा ये प्यारे लाल जी खड़े हैं, कौन है ये, प्यारे लाल। ठीक है, अब बस इन मोशन का मतलब है लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी इज मूविंग, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी इज moving, lower part of the body is moving. Clear? The driver applied suddenly brake. अब ड्राइवर ने क्या किया, अप्लाई टू द ब्रेक, इसका मतलब गाड़ी क्या हो गई, स्टॉप हो गई। क्लियर? अब जैसे मान लो बस स्टॉप होती है, क्या होती है, बस स्टॉप होती है, तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। बट अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, upper part of the body stay in motion. Upper part of the body stay in motion, वो कंटिन्यू क्या है, मूविंग फॉर्मेट में है। तो आप कहां की ओर झुकते हो, आगे की ओर झुकते हो। The person inside a bus, when driver suddenly apply to the brake, a person falls back forward. नॉट बैकवर्ड, फॉरवर्ड। कहां की ओर जाएगा वो बेटा, आगे की ओर जाएगा। क्लियर? तो ये डेली लाइफ का एक सबसे शानदार क्वेश्चन है कि व्हेन अ राइडर प्रेजेंट ऑन द हॉर्स एंड हॉर्स सडनली स्टॉप, या उसे क्या करना पड़ेगा, सडनली स्टॉप करना पड़ेगा, तो फिर उसे किसकी ओर झुकना पड़ता है, उसे आगे की ओर झुकना पड़ता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब इनर्शिया थ्योरी, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में इनर्शिया थ्योरी पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो आई कैन रिपीट दिस पार्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये कोई तरह है, यहां से गाड़ी, क्लियर? अब यहां से गाड़ी गई तो इसको जाना कहां था, इस डायरेक्शन में। यहां आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। फोर्स अप्लाई, फोर्स चेंज द डायरेक्शन।
चेंज द डायरेक्शन। डायरेक्शन चेंज करने के लिए आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? आया समझ में? इंपॉर्टेंट थ्योरी। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? अगर माना कि ड्राइवर सीधा अपने व्हीकल को इस डायरेक्शन में ले जाता है तो वो सीधा क्या हो जाएगा बेटा? कंटिन्यू इस डायरेक्शन में चलता रहेगा। लेकिन बाद में क्या होगा? अगर वो डायरेक्शन चेंज नहीं करता है तो ये रोड से नीचे उतर जाएगा। तो जनरल बेसिक लाइफ में, डेली लाइफ में सीखिए बेसिक थिंग क्या होती है। डेली लाइफ का बेसिक कॉन्सेप्ट यही बोलता है कि whenever we choose the change of the direction, we apply the force and balance to our body। और अपनी बॉडी को क्या करना पड़ता है बेटा? बैलेंस करना पड़ता है। आया समझ में? तो ये पूरा का पूरा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है जो रिलेटेड टू द इनर्शिया। A body have tendency to stay in the continuous form of rest. A body have tendency to stay in the continuous form of motion. Clear? And unless they can apply the external force। और कब तक? जब तक इस पर बाह्य बल नहीं लगता हो। चलो ये थ्योरी यहां पे कंप्लीट कर दी मैंने। अब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के कुछ एग्जांपल्स होते हैं, उन एग्जांपल को आप देखते हैं। ठीक, जैसे मान लो एक कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड की बात करते हैं। इनर्शिया अगर सीख रहे हो तो फिर उसको ढंग से सीखिए। जैसे मान लो यहां पर ग्लास है, ठीक है, और इसके ऊपर एक कार्डबोर्ड है। क्लियर? और इस कार्डबोर्ड के ऊपर एक कॉइन रखा हुआ है। We flick this cardboard sharply, stroke, push, pull, जो भी कंडीशन। Now pull this cardboard suddenly। क्लियर? इसको आप बाहर खींच दीजिए। बताइए क्या होगा? The coin falls in the beaker। अगर आप इसे स्लोली पुल करते हैं तो फिर ये कार्डबोर्ड बाहर आ जाएगा। कार्डबोर्ड बाहर आते ही ये कॉइन इसमें गिर जाएगा। दैट इज द एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। बिकॉज ये कहां था बेटा? रेस्ट में था। कहां था? रेस्ट में था। ओके, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपका फिनिश हो गया है। ठीक है, सेकंड है बेटा न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। देखिए सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, उसको ध्यान से सीखेंगे। The Newton's second law of motion explain to the rate of change of linear momentum in a body। पहली बात है किसको डिस्कस करता है? That is simplified to the changes of momentum। First of all इसको रिगार्डिंग करेगा change in the momentum। पहली बात तो मोमेंटम चेंज होना चाहिए। अब देखो मैं सबसे डेली लाइफ का सबसे बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि आप सभी 11th क्लास के स्टूडेंट हैं, तो खेलने कूदने की उम्र है आपकी, थोड़ा बहुत पढ़ाई करने की उम्र भी है ना। ऐसा नहीं कि बस सर ने बोला है खेलने कूदने की उम्र है तो खेलते और कूदते रह जाए, गलत। अभी तक आपने जो डेली लाइफ में किया उस पर अपन फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। माना कि बेटा द बॉल इज एप्लीकेबल to the applied force। यहां पर क्या है? an object है। ठीक है, अब आपने क्या किया? इस बॉल को अप्लाई किया, तो ये बॉल है, बॉल ऑफ स्मॉल एम मास। आप दीवार पे अप्लाई कर रहे हो तो दीवार पे अप्लाई किया तो ये क्या हो सकता है? माना कि ये डी वेलोसिटी से
मैं यहां पे खड़ा हूं और मैंने फ्रंट वॉल पे एक बॉल फेंकी, क्लियर, और अगेन कैच टू द बॉल, वो बॉल वापस कहां आ गई बेटा, मेरे पास आ गई, क्लियर। तो जाने वाली डायरेक्शन क्या है ये, और आने वाली डायरेक्शन क्या है, माइनस। अगर वो बॉल मेरे पास नहीं आती, इसका मतलब क्या था कि बॉल ने कुछ मोमेंटम बॉल को शिफ्ट कर दिया, क्लियर। अगर यहां पे दो केस है, बॉल मोमेंटम डिक्रीज, बॉल का मोमेंटम क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज हो रहा है। तो दो पार्टिकल के बीच में जब कॉलिजन होता है तो एक ऑब्जेक्ट का मोमेंटम क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब डिक्रीज हुआ, मोमेंटम कहां गया, दैट इज द इंक्रीज बाय द अनदर ऑब्जेक्ट, बॉल्स मोमेंटम इंक्रीज। उस बॉल सामने जो दीवार है उसका मोमेंटम क्या हो गया बेटा, इंक्रीज हो गया, अंडरस्टूड। चलिए अब मुझे ये बताइए कि मोमेंटम कौन सी क्वांटिटी है, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी बेटा, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि आप भी जानते हैं सर P बराबर होता है mv, तो P वेक्टर बराबर होता है mv वेक्टर, क्लियर। बॉल ऑफ स्मॉलर मास, तो इसका बताइए P1 क्या होगा, mv होगा, P2 क्या होगा, माइनस mv होगा, ठीक है। यहां पे बात करेंगे चेंज इन P, तो ये हो जाएगा डेल P। डेल P मतलब there are the some variation in P, it will be described that P2 minus P1, P2 की वैल्यू है माइनस mp माइनस mp, what is the del P, minus 2 mp, what is the del P, minus 2 mp। अब इसे क्या बोलूंगा मैं, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। देखिए मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं, अगर आपको फिजिक्स समझनी है तो अभी वाली जो फिजिक्स अब चलेगी ये बेटा मोस्ट कॉमन थ्योरी है, लगभग 1 से 1.5 महीने तक आपको डेली वीडियोस देखना है, डेली नोट करना है, क्योंकि ये जो फिजिक्स है ये आपको कंटिन्यू लेक्चर देखने पर ही समझ में आएगी, क्लियर। तो बताइए सेकेंड लॉ किससे रिलेटेड है, चेंज इन द मोमेंटम, ये तो हो गया, लेकिन इसमें एक चीज और लगा दो, अब रेट ऑफ, क्लियर। माना कि ये चेंज ऑफ मोमेंटम कितनी देर में होगा, सर 1.5 समय होगा, तो एप्लीकेबल फोर्स क्या हो जाएगा, एप्लीकेबल फोर्स F is directly proportional to the del P by dt. Applicable force is directly proportional to the del P by dt. ये सेकंड लॉ बोलता है, क्या बोलता है सेकंड लॉ, कि whenever the apply to the force on an object is directly proportional to the rate of change in momentum। और चेंज इन मोमेंटम में भी मैंने आपको एग्जांपल में पढ़ा दिया कि भाई ऐसे मोमेंटम चेंज होता है, क्लियर। अब इसको समझाने के लिए मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, उसको थोड़ा ध्यान से सीखना कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं, ये तो अभी इसका कुछ डेरिवेशन है, ये तो केवल थ्योरेटिकल और डेफिनेशन या एग्जांपल फिनिश किया है, अभी मैं इसका डेरिवेशन दूंगा। अब देखिए चेंज इन मोमेंटम का सबसे बेस्ट एग्जांपल सीखना, माना कि दो स्टूडेंट के क्लास में, क्लियर, दोनों मस्ती करते हैं, खेलते कूदते हैं और एक दूसरे को मार भी देते हैं कभी कभी। माना कि दोनों स्टूडेंट एक साथ आए दौड़ते हुए, दो एग्जांपल है, दोनों एग्जांपल को आप ध्यान से देखना। एक स्टूडेंट इधर से दौड़ के आ रहा है, एक स्टूडेंट इधर से दौड़ के आ रहा है, ठीक है, और दोनों एक दूसरे को टकरा देते हैं, दोनों की टक्कर हो जाती है, दैट इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ कोलिजन, क्योंकि जनरली ऐसा होता है, तो आप अच्छे से सीख सकते हो। अब दोनों की टक्कर होने के बाद दोनों की वेलोसिटी क्या हो गई, चेंज हो गई। दोनों की टक्कर होने के बाद दोनों की वेलोसिटी क्या हो गई, चेंज हो गई।
इसका मतलब क्या बोलेंगे? द टाइम इंटरवल ऑफ द कोलिजन ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट, उस टाइम इंटरवल को आप कंसीडर कीजिए, दैट इज द डेल टी। और उस डेल टी समय अंतराल में क्या हो गया? उस डेल टी समय अंतराल में क्या हो गया? टाइमिंग के दौरान एक ऑब्जेक्ट की स्पीड u1 थी, वो v1 में कन्वर्ट हो गई, और दूसरे ऑब्जेक्ट की जो स्पीड u2 है, किसमें है? u2, वो किस में कन्वर्ट हो गई? v2 में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? कोलिजन के दौरान दोनों का मोमेंटम चेंज हो गया। फिर आगे आपकी एक थ्योरी आएगी, लीनियर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, या लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन थ्योरी। तो 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। भाई अगर मान लो अप्लाइड फोर्स 0 रहेगा तो मोमेंटम ऑफ इनिशियल कंडीशन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ फाइनल कंडीशन। तो 9th क्लास की जो बुक है वो बहुत काम की बुक है 11th क्लास के लिए, और 10th क्लास की बुक है वो 12th क्लास के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए बेटा, कुछ कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, इसका थ्योरेटिकल जो डिस्कशन है उसको फिनिश कर लेते हैं। अब थ्योरेटिकल डिस्कशन में मैंने आपको लिखा दिया कि एप्लीकेबल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, applicable force is directly proportional to the rate of change in linear momentum. Clear? देखिए, when an object have mass small, initial velocity की बात करते हैं, वह u मीटर पर सेकंड है, और फाइनल वेलोसिटी की बात करते हैं, वह v मीटर पर सेकंड है। ठीक, तो ऑब्वियसली f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल del p by dt, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब यहां पे देखिए, del p मतलब mv माइनस mvu अपॉन t माइनस 0। माना कि t बराबर जब समय 0 सेकेंड था और t सेकेंड पर, when an object have mass small m and initial t बराबर 0 सेकेंड पे u स्पीड है और एट द t सेकेंड v स्पीड है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? f is directly proportional del p by dt, f is directly proportional mv minus mu upon t minus 0. Clear? Next concept है f is directly proportional and concept of v minus u upon t. Clear? अब आप बताइए v बराबर होता है u प्लस t, तो a बराबर हो जाएगा v minus u upon t। तो ये हो जाएगा f directly proportional में और f क्लियर? बताइए फोर्स क्या है? फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास विद इट्स एक्सेलरेशन। क्या हो जाएगा? फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास विद इट्स F is equal to जो m आया है उसका आउटपुट क्या है बेटा? फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास विद इट्स एक्सेलरेशन। क्लियर? तो सेकंड जो लॉ है वो सेकंड लॉ क्या डिस्क्राइब करता है? वो फोर्स के फॉर्मूले को देता है बेटा। किसके फॉर्मूले को देता है? फोर्स के फॉर्मूले को। ठीक है, अब यहीं पे थोड़ा डिस्क्राइब कर लेते हैं। F is equal to क्या है? यूनिट ऑफ फोर्स इसकी बात करते हैं, AC मीटर सेकंड स्क्वायर दैट इज मीटर, यह हो जाएगा न्यूटन। और इसकी डायमेंशन बात करेंगे m1 l1 t, द डायमेंशन इज m1 l1
-2। बताइए डायमेंशन क्या होगी? इसकी डायमेंशन हो जाएगी m1 l1 t-2। तो ये मैंने आज आपको जो एक्सप्लेन किया है वो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करवाया जाएगा और उसके बाद न्यूमेरिकल देन इंपल्स मोमेंटम थ्योरी पढ़ाई जाएगी। तो कल का लेक्चर आएगा बेटा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड इंपल्स मोमेंटम थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल वी विल स्टार्ट। और थर्ड लेक्चर इसके बाद जो लेक्चर आएगा थर्ड वाला, आज के फर्स्ट फिर सेकंड फिर थर्ड वाले लेक्चर में मैं टोटली न्यूमेरिकल कराऊंगा, ओके। फिर उसके बाद मैं लेके चलूंगा आपको फोर्स रिगार्डिंग थ्योरी में, मतलब पार्ट 1 आपका फिनिश हो जाएगा 2 लेक्चर में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और बेटा एक मेरी इस बात का विशेष ध्यान रखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कॉपी वर्क कंप्लीट करना है, सेकंड वीडियो देखते हुए कंप्लीट करना है, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कॉपी वर्क कंप्लीट करना है और सेकंड पॉइंट ये है कि वीडियो देखते हुए कंप्लीट करना है। जो मैं नोट्स आपको भेज रहा हूँ उसको बिना वीडियो देखे हुए कोई नोट नहीं करेगा। अगर कोई स्टूडेंट 1-2 क्लास पीछे चल रहा है तो पहले उनको कवर कीजिए, देन कंटिन्यू आगे बढ़िए। अगर आप किसी भी वे पे अगर लीव रखते हैं अपनी स्टडी में तो आप उस क्लास को पहले कंप्लीट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास की ओर बढ़िए। और अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को कहीं डाउट रहता है तो बेझिझक आप मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हो, कोई भी चीज आपको पूछनी है आप पूछ सकते हो, ओके बेटा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।